हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बीते दिनों हमने एसएससी एग्जाम के लिए एकदम प्रिसीजन के साथ एमसीक्यू सेशन शुरू किया है। ऑलरेडी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और भी अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू सेशन जो है वो आपको देखने को मिले होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने उनका रिवीजन किया होगा और आपको काफ़ी बेनिफिशियल वो लग रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्रोच बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो डायरेक्ट हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं हूं राम रघुवंशी दोस्तों, और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एसएससी लेवल के एमसीक्यू। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों ज्योग्राफी, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए सीधे दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। और ये दोस्तों सीजीएल का टायर 2 लेवल का क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है। और ऑप्शंस देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप से होकर दोस्तों मकर रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों एशिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये है पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है वो कहलाती है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है दोस्तों कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है मकर रेखा। और ये जो मकर रेखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पैन अमेरिका। तो देखिए ये तीनों महाद्वीप यहाँ पर आते हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप जो है वो कर्क रेखा के उसमें पड़ता है। कर्क रेखा वहां से होकर गुजरती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, एशिया आने वाला है। आप हमेशा की तरह जानते हैं पैटर्न हमारा कुछ ऐसे ही होता है। पहले एक एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होता है। देखिए इसका राइट आंसर है एशिया। और मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। और याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है उससे भूमध्य रेखा और कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए, तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे ध्यान से देखिएगा, जहां पर कहा जा रहा है कि जो करेबा है, करेबा हिमनद गाद के मोटे जमाव हैं, जो कि भारत के किस क्षेत्र में केसर मतलब कि सैफरॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेबा आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टिल्स फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन इन विच रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है एसएससी का। ऑप्शन आपके सामने क्या है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और हिमाचल हिमालय। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों करेबा जो है ये जो कि जाफरान या केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कश्मीर हिमालय। दोस्तों जो कश्मीर वैली है वहां पर करेबास पाए जाते हैं और डिपॉजिट्स होते हैं वो, और वहां पर आपको काफी ज्यादा जाफरान या केसर की खेती देखने को मिल जाएगी। देखिए इसका राइट आंसर है कश्मीर हिमालय। और कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले ये मैदानी भाग होते हैं, झील से बनते हैं। पहले कभी झील रही होती है वहां पे, और फिर झील से ही मैदानी भाग बन जाता है। और वहां पर बहुत ही उच्च क्वालिटी का जाफरान या सैफरॉन या केसर जो है वो होता है। चलिए, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। गरजता चालीसा जिसे कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज, प्रचंड पचासा जिसे कहते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज, और चीखता साठा मतलब कि श्रीकिंग सिक्सटीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और श्रीकिंग सिक्सटीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग। ये एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चक्रवाती तूफान मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म, पछुआ पवनय मतलब कि वेस्टर्ली विंड, व्यापारिक पवनय मतलब कि ट्रेड विंड, और ध्रुवीय पवनय मतलब कि पोलर विंड। तो ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि जो गरजता चालीसा है,
प्रचंड पचासा है और दोस्तों चीखता साठा है वो किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि ये अगर अर्थ है तो बीचों बीच से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, और दोस्तों ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जहां 23.5 डिग्री में होती है कर्क रेखा, और इसी तरीके से दोस्तों ये है दक्षिणी गोलार्ध, जहां 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है 40 डिग्री, मान लीजिए ऐसा, यहाँ पर है 50 डिग्री। स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे नहीं रहेगी, लेकिन अब सिंबॉलिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 40, 50 और 60 जो दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश है दोस्तों, वहां पर पछुआ पवनें काफी तेज गति से चलती है। 40 डिग्री पर उन्हें कहा जाता है गर्जता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर उन्हें कहा जाता है चीखता साठा। और ये विशेषताएं होती है दोस्तों पछुआ पवनों की। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों पछुआ पवनें चलती है, वेस्टर्लीज चलती हैं, जो कि 40 से लेकर 60 डिग्री के बीच में चलती है, और इन्हें 40 डिग्री पर इन्हें चीखता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहा जाता है। और ये नाम वहां पर ट्रेवल करने वाले, वहां पर चलने वाले नाविकों के द्वारा दोस्तों दिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को जो है किस नाम से जाना जाता है? द confluence of Alaknanda and Mandakini river is known by which name? और 2023 का क्वेश्चन है CGL का, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, ये है अलकनंदा, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है दोस्तों मंदाकिनी। और अलकनंदा और जो मंदाकिनी है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? इनका संगम देवप्रयाग कहलाता है, या कर्णप्रयाग कहलाता है दोस्तों, या रुद्रप्रयाग कहलाएगा, या फिर दोस्तों विष्णु प्रयाग कहलाएगा। और देखिए जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? सी इज द राइट आंसर, रुद्रप्रयाग इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। और थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक जगह है देवप्रयाग, और देवप्रयाग वो जगह है जहां पर दोस्तों अलकनंदा नदी जो है ये भागीरथी नदी के साथ मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी, हालांकि एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नदी मिलकर गंगा कहलाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा कहलाती है, कहां पर? देवप्रयाग में। और इसी तरीके से दोस्तों एक और जगह है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में यही अलकनंदा नदी पिंडर नदी से जाकर मिलती है। तो अलकनंदा और पिंडर का जो समागम है दोस्तों, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है कर्णप्रयाग। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। और अभी मैंने बताया कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विषुव, विषुव मतलब जो इक्विनोक्स होते हैं वो निम्नलिखित में से उनको लेकर कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इक्विनॉक्स? देखिए पहला पहला ऑप्शन क्या है? यहां सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती है, मतलब सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा, सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। तीसरा, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या चौथा, यह घटना वर्ष में केवल एक बार 21 जून को होती है। द इवेंट ऑक्योर ओनली वंस अ ईयर ऑन जून 21। देखिए दोस्तों ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है विषुव, या जिसको हम कह देते हैं इक्विनॉक्स, ये वो स्थिति है दोस्तों जहां पर 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें पड़ती है और दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि बी इज दी राइट आंसर। चलिए तो देखिए ये है अर्थ, और अर्थ में ये बीचों बीच ये है 0 डिग्री अक्षांश, और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। और यहाँ पर दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती है, और साथ ही साथ जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और दिन और रात बराबर होते हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं।
और ये जो दोस्तों स्थिति बनती है ये 2 बार बनती है साल के अंदर। एक तो 21 मार्च को ये घटना होती है और दूसरा दोस्तों ये घटना दूसरी बार होती है कब? 23 सितंबर को, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। देखिए यहाँ पर यही सब बातें लिखी हुई है, इसे ध्यान से आप पढ़िए एक बार, और जो मैंने आपको बातें बताई है ना, ये बिल्कुल वही बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसे, उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे फिर हम। चलिए आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति पवन के अपर्दन मतलब कि विंड इरोजन कार्य के कारण बनती है? एसएससी सीजीएल 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड ड्यू टू द इरोजन ऑफ वर्क ऑफ विंड? पहला है छत्रक शैल, जिसको मशरूम रॉक भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों स्टैकलाइट, तीसरा है मोरैन और चौथा है दोस्तों गार्ज। और इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्रक शैल। देखिए दोस्तों आमतौर पर ये जो स्थल आकृति है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी कि जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं ना, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, जहां पर जो पवनें होती है वो काफी तीव्र गति से चलती है। यहाँ पर हमें तीव्र पवन देखने को मिलती है, और इस तीव्र पवन के कारण क्या होता है दोस्तों, जो चट्टानें होती है ना, वो ऊपर से ऐसी चौड़ी रहती है, लेकिन धरती के पास जाकर जो है वो सक्रिय हो जाती है, और ऊपर की तरफ एक मशरूम जैसा हमें क्या दिखाई दे रहा है, शेल दिखाई दे रहा है, जिसे ही क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर इसलिए क्या आया है, छत्रक शैल या मशरूम रॉक आया है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें धरातल से कुछ ही ऊंचाई पर चलती है और चट्टान के नीचे वाले हिस्से को काटती है, जिससे चट्टान का ऊपरी हिस्सा चौड़ा और निचला हिस्सा सकरा हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, मशरूम रॉक या छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? पहली है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है लेब्राडोर, तीसरा है क्यूरोशियो और चौथा है ब्राजील। पहले तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों। देखिए ये है अर्थ, और ये जो है दोस्तों ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव, और ये है दोस्तों 90 डिग्री आपका क्या, साउथ पोल मतलब कि दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों ही इलाकों में बर्फ होती है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों ये है 0 डिग्री, जहां पर सूर्य की किरणें कैसी होती है, लंबवत, इस वजह से यहाँ पर काफी गर्मी होती है। अब देखिए ऐसी समुद्री धाराएं जो ऊपर से निकलकर मतलब कि 90 डिग्री से निकलकर 0 डिग्री की तरफ आ रही हैं, वो दोस्तों कैसी रहेंगी, ठंडी रहेंगी। ये सारी की सारी ठंडी रहने वाली है, क्योंकि इनमें जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। और जो बीच से चलने वाली धाराएं हैं दोस्तों, जो कि इक्वेटर से कहां की तरफ जा रही है, पोल्स की तरफ, ये हमेशा कैसी रहेंगी, गर्म जल धाराएं रहेंगी, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? इसका राइट आंसर आएगा लेब्राडोर, और लेब्राडोर इज द राइट आंसर। चलिए देखिए इसका राइट आंसर है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है वो अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर की एक धारा है, जो कि आर्कटिक से साउथ की तरफ बहती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वोल्केनो हम कहते हैं, वैरन द्वीप कहां पर स्थित है? वेयर इज बैरन आइलैंड दैट ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया लोकेटेड? और ये 2019 में आ चुका क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह में स्थित है, या अंडमान में स्थित है, या निकोबार में है, या मन्नार की खाड़ी में है? भाई ये इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अंडमान। तो देखिए ये जो बैरन है दोस्तों, ये ना केवल भारत का बल्कि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का, सॉरी है ना, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहां पर स्थित है, अंडमान में। चलिए यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, अंडमान द्वीप समूह इज दी राइट आंसर। और एक और बात यहाँ पर कि बैरन न केवल भारत का बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का हिस्सा है, और पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में ये स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर दोस्तों एक डोर्डेंट मतलब कि प्रसुप्त ज्वालामुखी भी स्थित है,
और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है भारत का, उसका नाम है दोस्तों नॉरकुंडम। याद रखिएगा, कई बार एक्टिव ना पूछकर जो है प्रसुप्त के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हमारे भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? नॉरकुंडम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्षोभ मंडल की मोटाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो ईयर ना देखकर मैंने आपको एक रेफरेंस बताया कि कितने बार आया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बार बार रिपीट हुआ है। देखिए क्षोभ मंडल आप सभी जानते होंगे कि जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों, तो अलग अलग ऊंचाई पर हमें अलग अलग तरीके के वायु का घनत्व देखने को मिलता है, और उस आधार पे हमने वायुमंडल को 5 परतों में बांट रखा है। उसी में से सबसे पास वाली जो परत है वो क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 0 से लगभग लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, और सभी वायुमंडलीय घटनाएं यहीं पर घटित होती है। हर 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम होता है टेम्परेचर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ध्रुवों पर यह सबसे अधिक। अच्छा, आपको मोटाई को लेकर बताना है बात, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई सबसे कम होती है, मतलब इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। दूसरा, यह पूरी पृथ्वी पर हर जगह एक समान होती है, या यह भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होती है, या फिर आपको बताना है कि मौसम के बदलने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मोटाई पर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यह भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे अधिक मोटी होती है, और ध्रुवों पर दोस्तों कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये अर्थ है, तो इस तरीके से रहेगा क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाती है 8 किलोमीटर और यहाँ पर हो जाती है 18 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरे मीठे पानी की जो झील है, बैकाल झील, वो कहां पर स्थित है? 2021 का सीजीएल का क्वेश्चन है जो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, कनाडा, रसिया, यूएसए, कजाकिस्तान। 4 ऑप्शन है, कनाडा, रसिया, यूएसए और कजाकिस्तान। इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा, ये जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, जो कि रूस में स्थित है। तो अच्छा, और रूस में भी कहां पर है दोस्तों? साइबेरिया में। रूस में भी कहां पर है? साइबेरिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध दक्कन ट्रैप का काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्य रूप से फैला हुआ है, जो कि बेसाल्टिक लावा के जमने से बना है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल रीजन प्राइमरली वाइड स्प्रेड फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेसाल्टिक लावा? और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में सीजीएल में। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या राजस्थान? राइट आंसर है महाराष्ट्र। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों ये जो हिस्सा हमें ऐसा दिखाई देता है, ये है दक्कन ट्रैप। और इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से हुआ है। देखिए, जब बेसाल्टिक चट्टानें टूटती है तो ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। काली मिट्टी का निर्माण हमेशा वहीं हो सकता है जहां पर बेसाल्टिक किस्म की इग्नीशियस रॉक पाई जाती हो। तो ये इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र इज दी राइट आंसर। तो एक बार इसे देख लीजिए पढ़कर, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा वो 12। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। डंकन जल संधि मतलब कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ठीक है, द डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के बीच में स्थित है, या कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित है, या
उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में स्थित है, या दक्षिणी अंडमान और जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में स्थित है। ये आपको बताना है कि भाई चारों में से किसके बीच में स्थित है। डंकन पास। और देखिए डंकन पास का राइट आंसर आएगा डी। ये दक्षिण अंडमान और जो लिटिल अंडमान है, जिसको लघु अंडमान भी कहते हैं, उसके बीच में स्थित है भाई। ठीक है। देखिए डंकन जल संधि हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य एक स्ट्रेट है, जो कि दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। इसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मतलब कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है। मतलब विच एक्टिव वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये 2020 का क्वेश्चन है सीजीएल का। माउंट एटना को, स्ट्रॉम्बोली को, माउंट विसुवियस को, या क्राकाटोआ को। और इसका राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रॉम्बोली। याद रखिएगा कहां पर है, इटली में है। और इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉम्बोली इज द राइट आंसर। इटली के पास ही स्थित है, मतलब इटली में ही स्थित है। इटली के नॉर्थ में सिसिली करके एक जगह है, वहां पर एक एक्टिव ये वॉल्केनो है। लगातार यहां से आपको जो है निकलता हुआ लावा देखने को मिल जाएगा। तो इसके कारण भूमध्य सागर में एक चमक पैदा होती है। भूमध्य सागर में ऐसा लगता है कि भाई किसी ने आग लगा दिया या लाइट जला दिया, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है और एक एस्चुअरी मतलब कि ज्वार नद मुख बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फॉर्म अ एस्चुरी। देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं मैं, उसके पहले समझिएगा कोई भी जो नदियां हैं वो दो प्रकार से दोस्तों फ्लो होती है। कुछ नदियां ऐसी है जो फ्लो होते होते जो है वो काफी दोस्तों बड़ी होने लगती है, ऐसे बड़ी होने लगती है, और इसमें काफी मात्रा में डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं और फिर आगे जाकर ये इस तरीके से अलग अलग शाखाओं में बंटकर समुद्र से मिलती है। तो इनके जो बीच वाले ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इन्हें कहा जाता है डेल्टा। इन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। जबकि कुछ नदियां जो होती है दोस्तों वो एक जैसे लगभग लगभग साइज में बहती है और एक बड़ा सा उठार बनाकर समुद्र में मिल जाती है, जिसे कहा जाता है एस्चुअरी या ज्वार नद मुख। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वार नद मुख बनाती है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। राइट आंसर आएगा नर्मदा। याद रखिएगा नर्मदा को दोस्तों मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मतलब कि जीवन गंगा कहा जाता है, या जीवन रेखा भी बोल सकते हो आप, जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, ये दोस्तों पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। भारत में कुछ ही नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है। अगली बात दोस्तों यह है क्या बनाती है, ज्वार नद मुख मतलब कि एस्चुअरी बनाती है। चलिए तो ये है, बाकी सारी नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सारी डेल्टा बनाने वाली नदियां। ऑल गुड। तो देखिए ये है नर्मदा, इसका राइट आंसर। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीचों बीच से होकर बहती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक परत जिस क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ इंटरनल लेयर क्रस्ट एंड मेंटल। देखिए पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर हमने 3 विभाजन कर रखे हैं। ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये कहलाता है कोर, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है मेंटल, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है क्रस्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो एक आपको रेखा दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है। इसे गुटेनबर्ग कहेंगे, ठीक है, या फिर इसे लेहमैन कहेंगे, या इसे मोहो कहा जाता है, या फिर इसे कॉनराड कहा जाता है। और इसे कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, याद रखिएगा। सी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वही आएगा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो ऊपरी मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोहो कहा जाता है, जबकि दोस्तों मेंटल और कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं, जबकि जो आंतरिक और बाहरी को कोर को अलग करती है उसे लिहमैन कहते हैं। तो लिहमैन, फिर मोहो, और फिर हो जाती है गुटेनबर्ग। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की किस नदी को उसके अत्यधिक प्रदूषण के कारण बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब कि जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा है।
दामोदर नदी, यमुना नदी, साबरमती नदी या फिर दोस्तों पेरियार नदी। और इसका राइट आंसर है दोस्तों दामोदर नदी। याद रखिएगा, दामोदर नदी भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषण अगर भारत में आपको कहीं देखने को मिलता है तो वो मिलता है किसमें? दामोदर नदी में। और इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा है? जीता जागता मरुस्थल, मतलब कि जैविक मरुस्थल इसे अब कहा जाने लगा है। और राइट आंसर जैसे कि मैंने बताया दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार में जो औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला खदान है, वहां से होकर गुजरती है और प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा है। इसे दोस्तों बंगाल का शोक भी कहते हैं। यहां पर समझिएगा, एक नदी है कोसी, जो कि नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है और हर कुछ साल में अपना मार्ग बदल देती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो बिहार का शोक है वो कोसी है। और इसी तरीके से अगली नदी क्या है? दामोदर। और दामोदर क्या है दोस्तों? बंगाल का शोक है, क्योंकि इसकी वजह से बंगाल में बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हवा एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है जो कि उत्तरी आल्प्स पर्वत की ढलान पर बहती है? ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड दैट ब्लो डाउन द वैलीज ऑफ नॉर्दर्न एल्प्स? और ये काफी मतलब एक अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन है। मतलब ये मुझे ऐसा लगा, ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के आने की काफी संभावना है। देखिए इसे क्योंकि कई बार देखिए सिलेबस में ना पूरी तरह डिफाइन नहीं होती है चीजें, और भले ही उसमें डिफाइन हो या ना हो, लेकिन हमने ये क्वेश्चन देखे हुए हैं बार बार रिपीट होते हुए। तो देखिए मिस्ट्रल है, चिनूक है, सिरोको है या फान है, ये सारी की सारी जो हवाएं हैं वो वहां की लोकल विंड्स हैं। आपको बताना है कि कौन सी लोकल विंड्स आल्प्स पर्वत के ढलानों पर बहती है भाई। चलिए, तो बताइए भाई, राइट आंसर आना चाहिए इसका फॉन। राइट आंसर क्या आएगा? फॉन आएगा। एक बार ये देखिए, फॉन इज द राइट आंसर। ठीक है। और वैसे फॉन के बारे में बताऊं तो आपने कंट्री का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों फॉन बहती है। और जैसे हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है, लू, वैसे ही स्विट्जरलैंड में आपको एक ठंडी हवा देखने को मिल जाएगी, सॉरी गर्म हवा देखने को मिल जाएगी, जो कि फॉन होती है और यहाँ पर अंगूर को पकाने का काम करती है ये। ठीक है। चलिए, तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब हम आगे बढ़ गए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। पाक जलडमरू मध्य, जिसको हम पाक स्ट्रीट भी कहते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को भारत से अलग करता है? द पाक स्ट्रीट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच नेबर कंट्री? और देखिए इसे, मालदीव या श्रीलंका या बांग्लादेश या म्यांमार। और इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? देखिए ये है भारत और ये है दोस्तों श्रीलंका। ये जो है ये है श्रीलंका। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या? पाक जल संधि, जो कि क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? बी राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। वैसे इसका आंसर देख लीजिए, आंसर है श्रीलंका। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये किन दो चीजों के बीच में है, तो यहां पर है दोस्तों तमिलनाडु, और यहां पर जो क्षेत्र है ये है मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये क्या करता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में एक जल संधि है, जो कि दोनों को अलग करता है। बीच का जो पानी है उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं, जो हवा को डिफ्लेक्ट करता है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड व्हाट इज द apparent force generated by the rotation that defect wind called? 2023 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कोरियोलस बल, दूसरा ऑप्शन है केंद्र अपसारक बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा है दोस्तों घर्षण बल। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर देखिए एंड देन फिर हम उसके बाद बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई।
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया है कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब आपको बताना है जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, उसी की वजह से पवनों के अंदर गति पैदा होती है। चलिए, तो राइट आंसर है दोस्तों कोरियोलिस बल, जो एक प्रकार का छद्म बल है। इसे डिफाइन करता है फेरेल का नियम। तो फेरेल नाम के एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने नियम दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि एक बल काम करता है और उसी की वजह से जो है वो हमें हवा अलग अलग दिशा में मुड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे नॉर्थ पोल की जो हवा है, ये जो नॉर्थ पोल की हवा है ना, ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, और ये वाली जो हवा है ये अपने राइट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सबसे बड़ी लेगून्स और खारी पानी की जो झील है, चिल्का झील, वो किस राज्य में स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चिल्का लेक, जो कि इंडिया लार्जेस्ट लेगून्स है, वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। आंध्रा में है, केरल में है, उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। आप सभी जानते हैं ये है उड़ीसा की स्थिति, और उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा क्या? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे गहरी झील भी है। राइट, चलिए इसे देखिए एक बार और फिर हम चलेंगे आगे की ओर। चलिए, तो इसके आंसर के बारे में बात करें तो वही की सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। याद रखिएगा। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये भारत की पहली रामसर वेटलैंड साइट भी है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? In which of the following layer of the atmosphere is the highest concentration of ozone layer found which absorb ultraviolet rays? ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 2 में आया था। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या बाहर मंडल? ठीक है, ओजोन गैस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये है हमारी पृथ्वी। और दोस्तों पृथ्वी से अलग अलग ऊंचाई पर आपको अलग अलग जो लेयर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, दोस्तों 0 से लेके 18 किलोमीटर तक अलग लेयर है। 18 से दोस्तों 50 किलोमीटर के बाद 50 से 80 किलोमीटर, और 80 से 400 किलोमीटर, और 400 के ऊपर ये आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है क्षोभ मंडल, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है समताप मंडल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर वाला हिस्सा मध्य मंडल, जो कि कहलाता है दोस्तों मीजोस्फेयर। उसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है दोस्तों आयन मंडल, आइनोस्फेयर। और इसके भी ऊपर एक हिस्सा है जो कहलाता है एक्सोस्फेयर, मतलब कि वाहर मंडल। और जो ओजोन परत है दोस्तों वो पाई जाती है 30 किलोमीटर की रेंज में। कहां पर पाई जाती है? 30 किलोमीटर में पाई जाती है, और 30 किलोमीटर की रेंज किस में आती है? समताप मंडल में आती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? समताप मंडल। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आया भी हुआ एग्जाम में। चलिए, तो इसका आंसर जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं दोस्तों, तो बहुत आसान है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? समताप मंडल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ये आपको बताना है। एंडीज, हिमालय, रॉकीज, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? देखिए इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों एंडीज, जो कि कहां पर है? ये आती है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। हिमालय कहां आता है दोस्तों? हिमालय आता है एशिया में। रॉकीज किस में आता है? रॉकीज आता है पैन अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एंडीज। तो ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि याद रखिएगा हिमालय जो है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला, और अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला।
तो दोस्तों भारत में दुनिया की सबसे न्यूएस्ट और सबसे ओल्डेस्ट आपको माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है। चलिए भाई, तो एंडीज है इसका राइट आंसर, और मैंने आपको बताया जैसे कि दक्षिण अमेरिका में है। अच्छा, ऊंची की बात करें तो ऊंचाई में भी हिमालय आएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? मतलब भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जा रहा है, और याद रखिएगा आपसे कहा जा रहा है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट मुख्य भूमि का इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, किविथु है, या फिर इंदिरा कोल है, ये आपको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और आइलैंड्स को मुख्य भूमि नहीं माना जाता, तो मुख्य भूमि में आएगा कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कन्याकुमारी आएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो राइट आंसर फिलहाल इसका है कन्याकुमारी, जिसको कैप कैमोरिन भी कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, मुख्य भूमि ना पूछा जाए, तो फिर आप सभी जानते हैं यहां पर है दोस्तों अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार के अंदर आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 36 मिनट पर स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाएगा, लेकिन मेन लैंड में नहीं आता है वो। ठीक है, देख लीजिए इसे। तो आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है इसका राइट आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24, डेड सी मतलब कि मृत सागर अपनी अधिक जो है सैलिनिटी लवणता के लिए जाना जाता है, और ये किन दो देशों के बीच में सीमा को निर्धारित करता है? मिस्र और सूडान, ईरान और इराक, इजराइल और जॉर्डन, और सऊदी अरब और ओमान। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, राइट आंसर है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है भाई डेड सी। कहते हैं डेड सी में इतना ज्यादा सॉल्ट है कि आप आराम से उसके ऊपर अगर कूद भी जाओ तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि फ्लोट करते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ की लवणीयता सबसे ज्यादा है, ये 34% तक लवणीय है इसमें, इसलिए कोई जीव जंतु इसमें पाए नहीं जाते, क्योंकि जीवन वहां संभव नहीं है। इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को अपनी वृद्ध अवस्था और बृहद आकार के कारण दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स एडवांस एज एंड लार्ज साइज? कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी? चलिए बताइए भाई, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी जो है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये है भारत, और गोदावरी जो दो है दोस्तों, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इस तरीके से तमिलनाडु के पास जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी जो है ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद, इसलिए इसे दक्षिणी की गंगा कहा जाता है, और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं एक और कंफ्यूजन लोगों को बार बार होता है कृष्णा को लेकर, दोस्तों कृष्णा को तेलुगु गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। सही है। चलिए, और जो महानदी है इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है, कावेरी को कुछ नहीं कहते। ऑल गुड। लास्ट क्वेश्चन आज का, वैसे इसका ये देख लिए, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन माफ करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो हम कर रहे हैं कावेरी के साथ, माफ करना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, देखिए ये है अर्थ, और अर्थ के बीचों बीच वाली जो रेखा है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये है दोस्तों 90 डिग्री साउथ पोल। मतलब हमने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक 90 रेखाएं खींच रखी है, और यहां से यहां तक हमने 90 रेखाएं खींच रखी। मतलब कुल अक्षांश कितनी होती है? कुल अक्षांश होती है 180, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सही है, तो ये है इसका राइट आंसर, और ये है इसका डिस्क्रिप्शन। तो ध्यान से देखिएगा,
ये है इसका राइट आंसर। और फिलहाल आज के लेक्चर को बस हम यहीं तक रखने वाले हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है इन 25 क्वेश्चंस में आपको काफी सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा और संभवतः है यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नई ऊर्जा के साथ इसी तरीके से। मुझे उम्मीद है आप इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे, पिछले टॉपिक्स का भी अच्छे से रिवीजन करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है हमारी और ये बेनिफिशियल वीडियो आपके काम आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए हमें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ताकि हम सुधार भी कर सकें। और आप जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।